यह इंसान द्वारा खोजा गया पहला मंगल ग्रह का जीव है। देखने में यह अभी शांत और प्यारा लगता है, लेकिन यह एक पल में चूहे को मार सकता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक सिंगल सेल था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में इसका पूरा शरीर बन गया। इसकी खास बात यह है कि इसके हर सेल में मसल, आंख और दिमाग तीनों की ताकत होती है। साइंटिस्ट इसे रिसर्च करके खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जीव बहुत तेज सीखता है। यह औजार इस्तेमाल करना सीख जाता है और लैब से भाग निकलता है। भागने के बाद यह इंसानों पर हमला कर देता है। जैसे जैसे यह दूसरों को निगलता है, इसकी ताकत और भी बढ़ती जाती है। कहानी की शुरुआत में दुनिया की सरकारें मिलकर मंगल ग्रह की खोज शुरू करती हैं। एक स्पेसशिप जिसमें मंगल की मिट्टी के सैंपल होते हैं वापस धरती की ओर आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका टकराव स्पेस के मलबे से हो जाता है और वह रास्ता भटककर स्पेस स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। सैंपल को बचाने के लिए इंजीनियर रोरी जॉन जोखिम में डालकर बाहर निकलता है। वह रोबोटिक आर्म की मदद से स्पेसशिप को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर मिशन फेल होता तो उसे स्पेस में धकेल देना था। किस्मत से मिशन सफल हो जाता है और वह सैंपल सुरक्षित पकड़ लिया जाता है। इसके बाद बायोलॉजिस्ट डेरी उस मिट्टी पर रिसर्च शुरू करता है। उसे मिट्टी में एक बहुत बड़ा सिंगल सेल मिलता है जिसकी बनावट धरती के जीवों जैसी होती है। वह इसे जिंदा करने के लिए तापमान बदलता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वह हवा का मिश्रण बदलता है, ऑक्सीजन कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। जब माहौल को प्राचीन धरती जैसा बनाया जाता है तो वह सेल अचानक एक्टिव हो जाता है। यह खोज सभी को बहुत खुश कर देती है। यह इंसान द्वारा मंगल पर पाया गया पहला जीव होता है, लेकिन खतरे के शक में इसे धरती पर नहीं लाया जाता। सारी रिसर्च स्पेस स्टेशन में ही होती है। वहां कुल 6 लोग होते हैं: कमांडर केट, इंजीनियर रोरी, मेडिकल ऑफिसर डेविड, सिस्टम इंजीनियर ह्यू, क्वारंटीन अफसर मिरांडा और बायोलॉजिस्ट डेरी। यह खबर जल्दी ही धरती तक पहुंच जाती है। पूरी दुनिया की वोटिंग के बाद इस जीव का नाम रखा जाता है कैल्विन। कैल्विन बहुत तेजी से बढ़ता है। जब उसे ग्लूकोज दिया जाता है तो वह छोटे सेल से धीरे धीरे एक पूरा ढांचा बनाना शुरू कर देता है। यह खोज डेरी के लिए और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। कैल्विन के हर एक सेल में मसल्स की ताकत, नर्व सिस्टम और रोशनी महसूस करने की क्षमता मौजूद थी। मतलब कैल्विन का पूरा शरीर ही दिमाग, आंख और मसल्स से बना हुआ था। यह शरीर की बनावट धरती के किसी भी जीव से बिल्कुल अलग थी। कैल्विन बहुत जल्दी अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करना सीख गया। जब डेरी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो कैल्विन ने अपने सेल्स से धीरे धीरे एक शरीर बनाना शुरू किया और अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से डेरी के साथ प्रतिक्रिया देने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली बार बाहरी दुनिया से संपर्क करते ही कैल्विन का शरीर वातावरण के हिसाब से खुद को बदलने लगा, यानी वह रियल टाइम में इवॉल्व कर रहा था। आने वाले दिनों में डेरी पूरी तरह कैल्विन की रिसर्च में डूब गया। दरअसल डेरी बचपन से ही पैरों से लकवाग्रस्त था। उसका सबसे बड़ा सपना था व्हील चेयर से आजादी पाना। कैल्विन की अनोखी सेल संरचना में उसे अपने पैरों के इलाज की उम्मीद नजर आने लगी, लेकिन यही जुनून आगे चलकर एक बड़ी गलती बन जाता है। एक दिन अचानक लैब में अलार्म बज उठता है। जब रोरी जांच करने पहुंचता है तो पता चलता है कि तकनीकी खराबी की वजह से सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया था। इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन तेजी से बढ़ रहा कैल्विन अचानक सुस्त होकर सो जाता है। डेरी को शक होता है कि यह कल्चर चैम्बर के प्रेशर में अचानक बदलाव की वजह से हुआ है। शायद यह कैल्विन की एक डिफेंस मैकेनिज्म थी। खुद को जिम्मेदार मानते हुए जैसे ही सिस्टम ठीक होता है, डेरी कैल्विन को जगाने का फैसला करता है। वह पहले कम वोल्टेज से इलेक्ट्रिक स्टिक का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल इंसानों के CPR जैसा, लेकिन कोई असर नहीं होता। मजबूरी में वह बिजली की ताकत बढ़ा देता है। इस बार कैल्विन जाग तो जाता है, लेकिन खतरा भी यहीं से शुरू होता है। घबराहट में कैल्विन डेरी की बाहों को कसकर जकड़ लेता है और अपनी जबरदस्त ताकत से इलेक्ट्रिक स्टिक तोड़ देता है। इमरजेंसी देखकर डेविड तुरंत डेरी की बॉडी रीडिंग मॉनिटर करने लगता है। डेरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कैल्विन समझदार हो चुका होता है। वह अपने शरीर का आधा हिस्सा बदलकर कांच से चिपका लेता है। डेरी जितना भी जोर लगाता है वह 1 इंच भी हिल नहीं पाता। कैल्विन की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब उसकी ताकत एक पूरे इंसान के बराबर हो चुकी थी। खींचतान के दौरान डेरी की हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगती है। हालात बिगड़ते देख मिरांडा डेरी से शांत रहने को कहती है। जैसे ही डेरी खुद को रिलैक्स करता है, कैल्विन भी थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह डेरी की उंगलियों को कसकर पकड़े रहता है। इस वक्त रोरी सुझाव देता है कि वह खुद लैब के अंदर जाकर मदद करे, लेकिन मिरांडा तुरंत मना कर देती है। उसका कहना होता है कि लैब को अभी पूरी तरह सील रखना जरूरी है। थोड़ी देर सोचने के बाद डेरी खुद एक तरीका निकालता है। वह बिजली वाली छड़ी उठाकर कैल्विन का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह तरीका उल्टा पड़ जाता है। कैल्विन को लगता है कि डेरी उस पर हमला करने वाला है और वह अचानक और जोर से उसकी बाजू को जकड़ लेता है। दर्द से डेरी जोर से चीख उठता है। अब सबको हालात की गंभीरता समझ आ जाती है। तभी कैल्विन डेरी की एक उंगली भी तोड़ देता है। तेज दर्द के कारण डेरी पूरी तरह बेबस हो जाता है और शीशे पर हाथ मार मार कर मदद मांगने लगता है। बाहर खड़े लोग आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले डेरी को बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना सेफ्टी नियमों के खिलाफ होता है। फैसला होने से पहले ही डेरी दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। जब उसकी बाजू मशीन से बाहर आती है तो उसका हाथ पूरी तरह मुड़ चुका होता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कैल्विन अब भागने की कोशिश करता है। फिलहाल उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि वह दस्ताने फाड़ सके।
सबने राहत की सांस ली ही थी कि कैल्विन वापस मशीन में जाकर अपनी टेंटेकल से बिजली वाली छड़ी तोड़ देता है। अब साफ हो जाता है कि कैल्विन ने औजार इस्तेमाल करना सीख लिया है। तभी एक सफेद चूहा अंदर लाया जाता है। कैल्विन थोड़ी जांच के बाद समझ जाता है कि यह बेकार और कमजोर है और अगले ही पल उस पर हमला करके उसे निगल जाता है। ये देखकर रोरी अब और इंतजार नहीं करता। वह तुरंत लैब में घुसकर डेरी को बचाने की कोशिश करता है। डेरी को तो बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन कैल्विन रोरी की टांग से चिपक जाता है। एलियन को बाहर जाने से रोकने के लिए मजबूरी में रोरी को ही अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन रोरी हिम्मत नहीं हारता। वह एक इमरजेंसी बॉल तोड़ देता है जो हवा के संपर्क में आते ही भयंकर गर्मी पैदा करती है। रोरी के हमले से कैल्विन को चोट लगती है और वह भाग जाता है। इस खतरनाक जीव को देखकर रोरी तुरंत मांग करता है कि कैल्विन को खत्म कर दिया जाए। थोड़ी हिचक के बाद केट इस फैसले से सहमत हो जाती है, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि कैल्विन बेहद खतरनाक और जानलेवा बन चुका है। अगर कैल्विन को और बढ़ने दिया जाता तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता। यह समझते ही रोरी तुरंत एक फ्लेम थ्रोवर उठाता है जो हजारों डिग्री की आग उगल सकता है। कैल्विन खतरा समझकर इधर उधर बचने लगता है, लेकिन लैब की जगह कम होती है। लगातार हमले के बाद आखिरकार रोरी उसे निशाना बना लेता है। हमला खत्म होने के बाद रोरी टूट जाता है, क्योंकि इतनी तेज आग में भी कैल्विन को जरा सी चोट नहीं लगती। कैल्विन फिर से छिपने की कोशिश करता है। अब रोरी किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से में पूरे लैब में आग बरसाने लगता है, लेकिन जब तक ईंधन खत्म होता है कैल्विन कहीं नहीं मिलता। लगता है वह पूरी तरह गायब हो चुका है और सब लोग घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। अचानक अगले ही पल कैल्विन रोरी के मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करता है। रोरी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन बेकार। कैल्विन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। रोरी के मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि कैल्विन उसके अंदरूनी अंगों को खा रहा होता है। लैब में खून फैल जाता है और रोरी हवा में तैरता हुआ बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी मौत हो चुकी होती है। साथी को मरते देखकर किसी को रोने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि हवा में घूम रहा फ्लेम थ्रोवर अपनी बची हुई गर्मी से आग के सिस्टम को एक्टिव कर देता है। अचानक पूरे लैब में पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं। मिरांडा देखती है कि रोरी का गला असामान्य रूप से फैल रहा है। अगले ही पल कैल्विन उसकी लाश के अंदर से बाहर निकल आता है। नया शिकार मिलने के बाद वह और बड़ा ओव ताकतवर हो चुका होता है। अब वह पानी के सिस्टम के जरिए बाहर भागने की कोशिश करता है। मूशु तुरंत स्प्रिंकलर सिस्टम बंद करना चाहता है, लेकिन सेंट्रल सिस्टम खराब होने के कारण उन्हें हाथ से एक एक वॉल्व बंद करना पड़ता है। अब कैल्विन हवा की हलचल तक महसूस कर सकता है। वह खुले रास्ते की ओर तेजी से बढ़ता है और आखिरकार आखिरी स्प्रिंकलर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लैब में शांति लौटती है, लेकिन अब वहां सिर्फ रोरी की लाश बची होती है। साथियों के शव को संभालने के बाद सब आगे की रणनीति पर बात करते हैं। केट इस फैसले की जानकारी कंट्रोल सेंटर को देने वाली होती है, लेकिन कॉल शुरू होते ही स्पेस स्टेशन का सिग्नल अचानक कट जाता है। किसी को नहीं पता कि कितनी जानकारी धरती तक पहुंच पाई। जब मूशु सिस्टम की जांच करता है तो पता चलता है कि स्पेस स्टेशन के बाहर लगा सिग्नल डिवाइस खराब हो चुका है। इसी वजह से उनका धरती से पूरा संपर्क टूट गया है। कम्युनिकेशन वापस लाने के लिए किसी को बाहर निकलकर मरम्मत करनी होगी। केट जल्द ही स्पेस स्टेशन के बाहर पहुंचता है। अंतरिक्ष में चलना बेहद खतरनाक होता है, इसलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह सिग्नल डिवाइस तक पहुंचता है तो उसे खराबी की वजह साफ दिख जाती है। डिवाइस के आसपास जले हुए निशान होते हैं जो बताते हैं कि पार्ट्स बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे। इसके बाद केट पास में लगे कूलिंग सिस्टम को खोलता है। अंदर देखकर वह चौंक जाता है। पूरा कूलेंट खत्म हो चुका होता है। अब साफ हो जाता है कि कैल्विन कूलिंग सिस्टम में घुस चुका था। कूलेंट का मुख्य हिस्सा पानी होता है और कैल्विन ने सारा पानी पी लिया होता है। केट सोच ही रहा होता है कि कूलेंट कैसे भरा जाए, तभी अचानक कैल्विन पाइप से बाहर निकल आता है। वह सीधा केट के स्पेस सूट को पकड़ लेता है। कैल्विन थोड़ी देर के लिए अपने शरीर में ऑक्सीजन जमा कर सकता है, लेकिन वह सीधे अंतरिक्ष में सांस नहीं ले सकता। केट खुद को संभालता है, वॉल्व बंद करता है और तुरंत एयरलॉक की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त डेविड भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच रहा होता है, लेकिन कैल्विन लगातार केट से चिपका रहता है। स्पेस सूट के अंदर से कूलेंट लीक होने लगता है। हवा में तैरती पानी की बूंदें केट की आंखों के सामने आ जाती हैं और उसकी नजर धुंधली होने लगती है। केट आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। वह अपनी सेफ्टी रस्सी खोल देता है और पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाता है। कई बार घूमने के बाद किस्मत से वह स्पेस स्टेशन की बाहरी दीवार पकड़ने में कामयाब हो जाता है। केट किसी तरह एयरलॉक के बाहर पहुंच तो जाता है, लेकिन सूट में भरा कूलेंट उसे दम घुटने की हालत में पहुंचा देता है। ऊपर से दरवाजा खोलने के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से साथ काम करना जरूरी होता है। जैसे ही केट और डेविड मिलकर वॉल्व घुमाने लगते हैं, तभी कैल्विन भी रेंगता हुआ दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसे अब समझ आ चुका होता है कि अंतरिक्ष उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। केट जानता था कि अगर इस वक्त वॉल्व खोला गया तो सबसे पहले अंदर कैल्विन ही घुसेगा। वह पूरे स्पेस स्टेशन का कमांडर था और वह नहीं चाहता था कि बाकी साथी भी खतरे में पड़े। इसलिए केट उल्टी दिशा में वॉल्व लॉक करने लगता है। उसका इरादा था कि वह कैल्विन को साथ लेकर अंतरिक्ष में ही मर जाए, लेकिन केट ने कैल्विन की अक्ल को कम समझ लिया था। जैसे ही केट का शरीर धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ बहने लगा, अगले ही पल वह उछलकर वापस स्पेस स्टेशन पर आ जाता है। कमांडर की इस बेकार गई कुर्बानी से पूरे स्टेशन में गम का माहौल छा जाता है। जो मिशन इतिहास में दर्ज होने वाला था, वही अब 2 साथियों की जान ले चुका था। लेकिन अब सबको खुद को संभालना था। भले ही कैल्विन अंतरिक्ष में कुछ देर तक जिंदा रह सकता था, मगर बिना ऑक्सीजन वह ज्यादा समय नहीं टिक सकता था। यह उसे पूरी तरह खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था।
किसी भी हालत में उसे दोबारा स्टेशन के अंदर नहीं आने देना था। अब अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, थ्रस्टर इंजन। सभी लोग सेंसर पर नजरें गड़ाए बैठ गए। जैसे ही कैल्विन नोजल में घुसता, इंजन का तापमान बढ़ जाता। दूसरे थ्रस्टर में हलचल दिखते ही मूशिउ तुरंत इंजन फायर करता है। बाकी लोग खिड़की से कैल्विन की हरकतें देखने लगते हैं, लेकिन कैल्विन बेहद फुर्तीला था। हर बार वह हमले से बच निकलता।